बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत को गोली देकर बाहर जाने में कामयाब हुए, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत दुख है। दूसरी जानिब बिलावल साहब कहते हैं कि हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती, जबकि शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि हुकूमत कौमी खजाने के साथ वही कर रही है जो आटा और चीनी के साथ हुआ। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर हमें वफाक और सिंध सूबा जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने अपने खदशात का भी इजहार किया और कहा कि सिंध हुकूमत के साथ जो है वो तासुब बढ़ता जा रहा है। हुकूमत कहती है कि जो कुछ खर्च करेंगे अवाम पे करेंगे, सिंध हुकूमत पे नहीं करेंगे। क्या देख रहे हैं, क्या मसाइल आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं बजट को लेकर? आपने देखा होगा कि जो बजट पे गुफ्तगू है वो ज़रा उसमें ठहराव सा आ गया। अब एक ही बात जो है वो बार बार दोहराई जा रही है और ये ऐसे होता रहेगा बजट आने तक। उधर से दावे होंगे, उधर से दूसरी बात की जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने अपनी एक गुजारिश की थी और अपना तज़किया दिया था कि इस वक्त रियासत के मसाइल जो हैं वो बजट तो मंजूर हो जाएगा, ठीक है, पेश होता है तो मंजूर हो जाएगा। रियासत के मसाइल इससे बहुत ज़्यादा हैं और वो मसाइल जो हैं वो ये हैं कि बड़ी जंगें हैं आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे और उसके बाद फिर खित्ते में और ख़ारिजा पॉलिसी किस तरफ जाएगी, कौन सी जंगें जो हैं वो खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, कौन सी जंगें ख़त्म हो जाएंगी। जंगों का ख़त्म करना, शुरू करना बड़ा आसान है, ख़त्म करना उसका तकरीबन नामुमकिन होता है। और अगर ख़त्म होती भी हैं तो पीछे फिर वो जैसे दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी तो आज तक वो जारी है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई। आप कहेंगे सर जंग ख़त्म हो गई रूस और अमेरिका की, तो नहीं ख़त्म हुई, वो आज तक जारी है। तो बात यह है कि जंगों का पहली जंग अजीम ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म हुई, वो जारी रही और फिर दूसरी जंग अजीम आई। तो इसी तरह से अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो अफ़गानिस्तान की जंग कई दहाइयों से जारी है। यानी क्या यहाँ सोवियत यूनियन हार के निकल गया था तो जंग खत्म हो गई थी? नहीं, उसने खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली थी। फिर उसके बाद 9/11 हुआ, फिर एक और जंग शुरू हो गई, फिर वो चलती रही। तो ये जो जंगें हैं, या जिस तरह से इंडिया और चाइना का मामला शुरू हुआ है, या जिस तरह से साउथ चाइना सी में शुरू हुआ है, जिस तरह बाल्कन्स में है, ये जगह ये मामला आगे ख़तरनाक और तेज़ी के साथ चूँकि वाक़यात हो रहे हैं। मैंने पिछले 2 या 3 दिनों में एक बात की है और मैं उस बात को आज ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बयान करूँगा। और वो ये है कि हमने ये बात की कि जी जितने भी फैसले हुए, हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो फैसले यूरोप में हुए। ऐसे ही हुआ। मशरिक़ वुस्ता का नक्शा कैसे होगा, इराक़ कितना बड़ा होगा, कतर होगा, UAE कैसा होगा, सऊदी अरेबिया कैसा होगा, ये जो नक्शे हैं, नक्शों की बात, ठीक है। मिस्र का क्या करना है, जनूबी एशिया के ममालिक का क्या नक्शा बनेगा, ये सारे फैसले, अफ्रीका के मुल्कों का नक्शा कैसे होगा, ये सारे फैसले जो हैं, आज की दुनिया का जो नक्शा है, ये आपको फैसले यूरोप में नज़र आते हैं। उस वक्त की जो कुव्वतें हैं वो बैठ के यूरोप के अंदर फैसला कर रही हैं। कुछ कर रही हैं पहले जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया कैसे टूटेगी, किसको कितना हिस्सा देना है। मलका के पास रुमाल, वो खाना खा रही थी तो उनके सामने रुमाल रखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि इसको यहाँ से नहीं, इस मुल्क को ये थोड़ा सा इसको ऐड कर दो, और फिर खाना खाना शुरू कर दिया मलका बरतानिया ने। अच्छा। इस तरह मुल्कों की सरहदें बनी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि बाइडन और पुतिन की मुलाकात। एक बात हम ज़रा थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं। एक हमने यूरोप डिस्कस किया, सेंट्रल यूरोप है, एक हमने डिस्कस किया वेस्टर्न यूरोप है, कुछ कहते हैं जी वो ईस्टर्न यूरोप। हर एक को पता है ईस्टर्न यूरोप से मुराद वो है जो कि मतलब रशिया भी एक तरह से यूरोप का हिस्सा है। यूरोप की पहाड़ियों से आप शुरू करें तो फिर आपको एक फ्लैट बिल्कुल मैदान नज़र आता है फ्रांस तक, बिल्कुल आप सीधा, दरमियान में जंगें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट यूरोप जो मैंने जिक्र किया, ये मैं इसको प्रोजेक्ट यूरोप कह रहा हूँ, मेरी अपना ज़ाहिर है कि एक ज़हन है और लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट यूरोप कोई 70-75 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो ख़त्म हो गया। क्योंकि यूरोप क्या है किसी को नहीं पता। एक यूरोप है
जो आपको नक्शे में नजर आता है वो तो एक बहुत बड़ा यूरेशिया है। यूरेशिया का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो रूस का है। और फिर जो एक यूरोप है जो कि आपको यूरोप के नाम पे नजर आता है ज्योग्राफिया में, छोटा सा, और उसमें 51 मुल्क हैं जी। और फिर उसके बाद एक यूरोप है, एक यूरोपीय यूनियन है, एक शेंगन रियासतें हैं, एक यूरोजोन है जहां पे यूरो करेंसी चलती थी, एक उसके बाद वो यूरोप में से बरतानिया निकल गया ब्रेक्सिट के बाद। और फिर उसके बाद जो मैंने बात की थी कि हम बार बार बात करते हैं कि वहाँ इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि उन मुल्कों की अपनी सियासत और तारीख भी है। बिल्कुल ऐसा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जी मुसलमान जाके वहाँ आबाद हो गए तो हम जी पाकिस्तानी चले गए, जी बांग्लादेशी या इंडियन चले गए तो उनके साथ सलूक ठीक नहीं है। ये तो चंद सालों का किस्सा है। वो पुरानी तहजीबों के साथ आ रहे हैं, वो उनकी पुरानी तहजीबें हैं, ठीक है। उनका वो उन मुल्कों का अपना कल्चर, अपनी रवायात हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी। तो उसमें जब बाहर के मुल्क जनूबी एशिया से कोई कूद गया तो हमें ये कर दिया, हमें यहाँ नहीं कर, उसको जब बात करें तो फिर उन मुल्कों को भी जहन में रखें जहां पे आप जा रहे हैं। ये माजी की बड़ी कुव्वतें, बड़ी ताकतें और बड़ी सल्तनतें हैं जी। अच्छा, इसमें एक बात जो मैं आज बात कहने जा रहा हूं वो जरा बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। पुतिन और बाइडेन की मुलाकात क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? इसका ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि क्या बाइडेन और पुतिन का इस वक्त मिलना जरूरी था। मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। वो जी ऐसा है कि वो G7 के अंदर जाएंगे ना तो फिर वो बरतानिया में रहेंगे 3 दिन। मैंने कहा 3 दिन तो रहेंगे बरतानिया में, बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात होगी, इसी हफ्ते शुरू हो रहा है ना थोड़ा। तो मैंने कहा जी 3 दिन रहेंगे बरतानिया में, लेकिन जब यूरोप में क्या करेंगे वो जाके? यूरोप में तो एक दिन यूरोपीय यूनियन, दूसरे दिन नेटो, तीसरे दिन पुतिन। तो यूरोप में 3 दिनों के अंदर इतनी बड़ी यूरोपीय यूनियन से मुलाकात होगी उनकी ब्रसल्स में, जहां पर इतने सारे लोग होंगे। और वहां पर जो मुलाकात होगी वो सिर्फ बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर और बेल्जियम के बादशाह से अलग होगी, बाकी सबसे खट्टी होगी। बाइडेन की कोई 1-on-1 मीटिंग किसी भी यूरोपीय यूनियन के सदर के साथ या चांसलर के साथ या वजीर आजम के साथ उनकी नहीं है। बिल्कुल। तो इंतहाई मुख्तसर दौरा है ये तो यूरोपीय यूनियन का। अगले दिन जो नेटो का इजलास है तो उसमें भी किसी से 1-on-1 मुलाकात नहीं है सिवाय एक शख्स के जिनका नाम है तैयब अर्दोगन। उनसे 1-on-1 है, बाकी नेटो का इजलास हो रहा है। उसके बाद वो चले गए जनाब जेनीवा, और जेनीवा में उनकी हो गई मुलाकात पुतिन से। मैंने कहा मुझे ये जो सारा है ये क्या पर्पस है इसका, मतलब इसमें क्या, मतलब ईयू ठीक हो जाएगा, पूरा यूरोप बन जाएगा, कोई यूरोजोन बन जाएगा, कोई मतलब क्या? तो कोई तसल्ली बख्श इसका जवाब अभी तक है नहीं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या, लेकिन फैसले बड़े होने जा रहे हैं। देखिए एक बात इसमें, एक तरह से यूरोप की जो हमने कहा ना शुमाली यूरोप, वस्ती यूरोप, ये सारे, इसको एक और अंदाज में देखते हैं। और वो अंदाज ये है कि सल्तनत रोम जब टूटी तो पहले उसका मगरबी हिस्सा तहलील हो गया जहां पे रोम था, जिसको फॉल ऑफ रोमन एम्पायर कहते हैं। और ये पहले खत्म हो गया, लेकिन इसका जो मशरिकी हिस्सा था वो अपनी जगह बरकरार रहा, जिसका दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा था कुस्तंतुनिया, सेंट कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे, जिसका नाम कुस्तंतुनिया पड़ा। और कुस्तंतुनिया जो है वो फिर उसके बाद बाज़ंतीनी एम्पायर जो है वो बाज़ंतीनी एम्पायर बन गई, लेकिन वो मशरिकी रोमन एम्पायर है। सही। मशरिकी ईस्टर्न रोमन एम्पायर मौजूद है, जो वेस्टर्न है यूरोप के वेस्ट में वो खत्म हो गई, यानी रोम वाली। ठीक। जो यहां पे है जिसका मशरिक में जिसका दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा कुस्तंतुनिया है, ये वो है जो मौजूद है। और वो ये कुस्तंतुनिया वो है जिसका नाम 1923 में इस्तांबुल रख दिया गया। सही। तुर्की का बड़ा शहर। अब हुआ क्या है कि मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, कुरान शरीफ में एक मुकम्मल सूरत है। अच्छा। सूरह रोम।
या सूरह उसको रोम कह दें या रोम कह दें, लेकिन उलमा का और मुफस्सिरीन का इस बात पे मुकम्मल इज्तिहाद है कि ये जो जिक्र है ये ईसाइयों से मुतल्लिक है। यहाँ पे जब रोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उस ज़माने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुरान शरीफ नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, तो मगरिबी रोम की जो सल्तनत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और मशरिकी मौजूद थी जो कि कुस्तुनतुनिया थी। और ये वो जगह थी जहां पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस मौजूद थे। अच्छा। क्रिश्चियंस दो, जो क्रिश्चियनिटी थी, ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स बात का किस्सा है। उससे पहले दो हिस्सों में क्रिश्चियंस तकसीम हो गए, एक मगरिब के कैथोलिक और एक मशरिक के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। अब ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं ये कई 100 साल तक फिर रहे। ठीक है, अपनी जगह मौजूद रहे। और यहां पर मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ये कुस्तुनतुनिया जो है, ये पहले कहा कि ये कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन एम्परर था उसके नाम पे रखा गया, ये पहले भी मौजूद था तारीख में, बाद में भी रहा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद कि वो हदीस मुबारका सैयद माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की तखरीब का सबब है, मदीना की तखरीब कारी बड़ी जंग का सबब है, और जंग जदाल कुस्तुनतुनिया की फतह का सबब है, और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल के निकलने का सबब है। अच्छा, तो कुस्तुनतुनिया का नाम हमें अहदीस में मिलता है। हमें अहदीस में कुस्तुनतुनिया का जिक्र मिलता है। अब आ जाएं इस बात पर कि क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, एक हो गए कैथोलिक जी, और एक हो गए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं ये वहां पर कई 100 साल तक रहे, जिसको हम बेजेंटाइन कह दें या बाजेंतीनी कह दें, बेजेंटाइन एम्पायर वहां पे मौजूद है। इसको हम जरा थोड़ा बड़ा करेंगे, पहली वाली स्लाइड को तो ज्यादा मुझे बताना आसान हो जाएगा। यानी एक हो गए क्रिश्चियंस इन वेस्टर्न वर्ल्ड जो रोमन कैथोलिक बन गए, और एक क्रिश्चियन इन ईस्टर्न वर्ल्ड जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हो गए। ठीक है, और ये वो इलाका है जहां तुर्की है, जहां पे इनकी बहुत बड़ी तादाद, यूक्रेन इनका मरकज है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटाइन जो कुस्तुनतुनिया है वहां पर एक बड़ा कैथेड्रल बनाते हैं जिसका नाम हागा सूफिया है। अच्छा जी, ठीक है, और वहीं पर फिर फैसला हुआ कि जी वहीं पे इनको मैसेज मिला कि आप सरेंडर कर दें रोमन कैथोलिक्स, उसी जगह पे हागा सूफिया में। और फिर उसके बाद ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ये सबसे ज्यादा जब फैलते हैं क्योंकि यूक्रेन में फिर क्राइसिस, यूक्रेन सेंटर बनता है, पहले कुस्तुनतुनिया बनता है, फिर यूक्रेन में ये बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं काइफ के अंदर, और उसके बाद इनका जो मरकज बनता है वो बन जाता है रशिया। ठीक, प्यूटिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। अच्छा, बाइडेन अमेरिका की तारीख में दूसरा कैथोलिक प्रेसिडेंट है। सही, ठीक है, प्यूटिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और बाइडेन अमेरिका की तारीख का दूसरा रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि यहां पर कुस्तुनतुनिया जो है वो फिर जंगें होती हैं, फिर उसके बाद उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया आ जाती है। वो जब सल्तनत उस्मानिया आती है तो उसके बाद उनकी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो मौजूद हैं रशिया में, और बहुत सारी वजूहात के अलावा मजहब भी एक वजह है। बिल्कुल है, ठीक है, मजहब भी एक वजह है कि वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं या सल्तनत उस्मानिया है, और भी वजूहात हैं बहुत सारी। वो 12 जंगें होती हैं 200 सालों में, 12 जंगें होती हैं, और तवील खतरनाक जंगें होती हैं सल्तनत उस्मानिया और
रशिया के दरमियान, रशियन एम्पायर के दरमियान। ठीक। वो रशियन एम्पायर जो 1918 में खत्म होती है इनकलाब रूस के सूरत में। अब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में और कैथोलिक क्रिश्चियंस में क्या फर्क है? एक बुनियादी फर्क उनके अंदर मौजूद है, और वो ये फर्क है कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो पोप को मानते हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो पोप को नहीं मानते। ठीक। वो कहते हैं कि जी वेटिकन में पोप हैं, और पोप इनके जो हैं, जो मजहबी पेशवा हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के, उनकी दाढ़ी अमूमन होती है। जो पोप्स हैं वो अमूमन क्लीन शेव है। ठीक है। ठीक है। ठीक। और डॉक्टर साहब ना मानने की वजह क्या है? मतलब बहुत सारी वजह, मतलब एक पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि एक बुनियादी वजह जो टूटने की बनी सल्तनत उस्मानिया, जो कैथोलिक्स में टूट गई और इधर ऑर्थोडॉक्स में टूट गई, उसकी वजह यह है कि इनकी जबान, ये यूनानी बोलते थे, ग्रीक थे। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज यहां थी मशरिक में, और मगरिब में लातीनी जबान थी, लैटिन। ठीक। तो लैटिन, रोमन लैटिन कैथोलिक, और ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियंस यहां पे। ठीक है। ईस्टर्न, जो ईस्ट में है, जो बाजंतीनी है, जहां कुस्तुनतुनिया है, जिसके बारे में अहदीस में जिक्र है। तो अहदीस में जब जिक्र हो रहा है तो इटली वाले रोम का नहीं हो रहा, वो कुस्तुनतुनिया का हो रहा है। सही। ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो अच्छा, फिर उसके बाद ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको देखें, 1054 में ये दो हिस्सों में तकसीम हुई। वो हम नक्शा दिखा सकते हैं 10, हाँ, ये दो में टूट गई। ठीक है। ये इसको बड़ा करें जरा, तो ये रोमन कैथोलिक उधर है और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स इधर है। बड़ा सीधा सा है। इसको शिज्म का साल कहते हैं, शिज्म। सही। ठीक है। ये वो साल है जब हैगल सूफिया में जाके बताया उन्होंने कि हम आपको अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ, बात ठीक है, ये हम यहां पे अपनी जगह रहेंगे। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और मुल्क बहुत अरसे तक रहे, वो खत्म हो गए वहां पे। ठीक है। ठीक है। वहां सनत इनकलाब और ये और लड़ाइयां और मारकुटाई उधर, ये यहां पे रहे उस्मानिया के, सल्तनत उस्मानिया के आने तक। सही। अच्छा, अब यहां पे एक, अच्छा, और एक तो मैंने बताया ना कि ये पोप को मानते हैं, कैथोलिक्स ऑर्थोडॉक्स पोप को नहीं मानते। उनके यहाँ जो राहिब हैं या पेट्रिया हैं, जो भी हैं, वो उनका एक कॉलेज सा बना हुआ है, सब बराबर की वहां पे सतह है। ये एक और नक्शा है जिसके अंदर आप नजर आ रहा है आपको कि एक साइड के ऊपर जो है वो कैथोलिक हैं और एक साइड के ऊपर ऑर्थोडॉक्स हैं। एक ये भी नक्शा है जिसमें बताया जाता है कि कैथोलिक मुल्क अमीर हैं और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो गरीब हैं। यूनान, ठीक है, हमने कल भी बात की थी। अच्छा, अब इसको जरा बड़ा करके देखें तो सबसे ज्यादा आज की दुनिया में जो ऑर्थोडॉक्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं रूस में। सबसे ज्यादा कैथोलिक्स इंडिया में है। ये आपको बताओ, कैथोलिक सबसे ज्यादा इंडिया में है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स पे चले बात कर लेते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स आपको मिलते हैं सबसे ज्यादा रशिया में, फिर मिलते हैं यूक्रेन में, फिर मिलते हैं बेलारूस में, फिर मिलते हैं पोलैंड में, फिर मिलते हैं हंगरी में, फिर मिलते हैं। ये है सारी बाजंतीनी एम्पायर। अच्छा, ठीक। ये बाजंतीनी एम्पायर है ना, चेक रिपब्लिक, इधर उधर, ये सारी बाजंतीनी एम्पायर है। ठीक है। जो ईस्ट में जाके वो बस गए, और ईस्ट में जाके वो बसे, तो वहां पर, और फिर ये जो है जगहें या ये जो नाम है, देखें कुरान शरीफ में सूरह रूम है, कुरान शरीफ के अंदर सूरह आले इमरान है। आले इमरान कौन थे? इमरान हजरत मरियम के वालिद थे, इमरान, और उनके फिर वो सूरह आले इमरान भी है, तो सूरह रूम भी। मतलब ये आप अब देखें तो आपकी क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और इस्लाम भी बहुत बड़ा एक मौजू है। जो बात यहां पर अब मैं जो बात कह रहा हूं वो बात है कुछ तरह अजब सी, और वो ये है कि अगर हम आखिरुज़्ज़मा के हवाले से जो बड़ी जंगें होनी हैं, और आखिरुज़्ज़मा के अंदर बड़ी जंगों का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और एंड ऑफ टाइम किया हुआ है, लेकिन इस तरह करंट सिनेरियो में हम देखें तो आखिरुज़्ज़मा में हमको एक बात नजर आती है, और वो ये है कि यहां पे अहमद, दाऊद और इब्ने माजा, तीनों के अंदर
ये हदीस जो है ये मौजूद है बाबुल फितन में। और उसका पहला हिस्सा ये है कि अनकरीब अहले रोम अमन की खातिर सुलह करेंगे। सही। अमन की खातिर अहले रोम सुलह करेंगे और फिर वो तुमसे मिलकर अपने एक दुश्मन से लड़ेंगे। तुम इस जंग में फतह याब होगे, माली गनीमत हासिल करोगे, सलामत रहोगे, मैदान जंग में पड़ाव डालोगे, उसमें टीले भी होंगे। फिर एक शख्स सलीब बुलंद करेगा, वो कहेगा सलीब गालिब आ गई, फिर मुसलमानों और क्रिश्चियंस की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये दूसरे मरहले में, पहले मरहले में तुम अहले रोम के साथ मिलकर जंग लड़ोगे और कामयाब होगे। और कामयाब होगे। सवाल यह है कि वो अहले रोम जो हैं, वो जिनके साथ जंग का, एक बड़ी जंग का पहला हिस्सा होना है, वो कौन अहले रोम है? इस बात पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं उलमा में कि जब सूरह रोम आ रही है तो ये इटली वाले रोम की तरफ इशारा नहीं है, ये उस रोम की तरफ इशारा है जो कि कुस्तुनतुनिया है और जहां पे बाजंतीनी है और जहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस आज की दुनिया में कहां मौजूद हैं? रशिया में मौजूद हैं। और रशिया जो है वो आपको शाम के अंदर जाके बशार अल असद को बचाता भी नजर आ रहा है और हमास की मदद करके आपको इसराइल की छुट्टी कराता भी नजर आ रहा है नेतन्याहू की। तो सवाल यह है कि अब यहां पे अगर हम इस हदीस के मुताबिक, जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग का एक हिस्सा लड़ना है, जी जंग, तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस तो सबसे ज्यादा आज की दुनिया में रशिया में है। रशिया में प्यूटिन की तस्वीरें देखी आपने? प्यूटिन जो है, मैंने आपसे कहा ना कि प्यूटिन प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और वो, अगर आप उसकी चर्च के अंदर की आप देखें कि वो कितनी दफा चर्च जाता है और अपने जो कार्डिनल्स हैं या अपने जो उनके बिशप्स हैं ऑर्थोडॉक्स, ये थोड़ा सा देखने में एक फर्क होता है। ऐसे करके ना, यहां से स्टार्ट ऐसे करके हार्ट, सॉरी, ये सर से स्टार्ट करके और फिर हार्ट तक, और फिर उसके बाद जो है ये कैथोलिक्स ये करते हैं कि लेफ्ट टू राइट, ये 5 उंगलियां। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये 3 उंगलियां बनाते हैं ऐसे करके ना, ये जो तस्वीर में भी आ रहा है, ये 3 उंगलियां बनाते हैं ऐसे, 3 उंगलियां एक तरफ, ये अंगूठे के साथ 3 उंगलियां और 2 उंगलियां नीचे की तरफ होती हैं, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके सलीब का निशान बनाते हैं। ये जो लोग फुटबॉल के मैचेस देखते हैं ना, उनको ये बड़ा वो समझते हैं इस चीज को, क्योंकि होता क्या है कि जब उधर से ग्रीस की टीम आती है क्रिकेट की, और सॉरी फुटबॉल की, और उधर से दूसरी टीम्स आती हैं, तो जब क्रॉस करते हैं ना, तो लोग तब देख रहे होते हैं कि 5 उंगलियों से किसने की है, और ये 3 उंगलियों से एग्जैक्टली। तो ऑर्थोडॉक्स जो है वो 3 उंगलियों से करते हैं। और पहले तो इनके क्रिसमस, क्योंकि कैलेंडर को नहीं मानते थे ना, ये इसके जूलियस सीजर वाला जो जूलियन कैलेंडर है, इसको नहीं मानते थे, ये जूलियस सीजर वाला कैलेंडर को ये नहीं मानते थे। तो इनका क्रिसमस भी अलग होता था, इनका ईस्टर भी अलग दिन पे होता था, 13 दिन के गैप से होता था। लेकिन फिर ये हुआ कि ईस्टर इनका अभी भी अलग होता है, क्रिसमस पे वो कुछ मान जाते हैं कि ठीक है हम भी उसी दिन क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो है, अच्छा इनके यहाँ ये होता है कि मतलब शादी कर लेते हैं, मतलब इनके जो बिशप्स वगैरह हैं वो शादी कर लेते हैं, जैसे पोप की शादी नहीं होती, तो उनके यहाँ कुछ और। लेकिन ये ज्यादा आप समझें कि जिसको कहना चाहिए मजहब से ज्यादा करीब, मतलब इनके यहाँ वो सिलसिला है कि जी आधा दिन का रोजा, मतलब वो नहीं है कि जी वो जो मना था ना हफ्ते के दिन नहीं खाना, तो वो उधर कैथोलिक्स बस वो आधा दिन गोश्त नहीं खाया और बाकी वो वो कैथोलिक्स इतने ज्यादा इतना फॉलो नहीं करते। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो अपने मजहब के ऊपर, वो एग्जैक्टली मैंने कहा दाढ़ी, और आप इनके पोप देखें ना, पोप क्लीन शेव, मैंने सिंपल बताई, पोप क्लीन शेव है। आप देखें इनके साथ जो कार्डिनल खड़ा है उसकी दाढ़ी देखें कितनी बड़ी है। जो ब्रेक लेते हैं। क्या ये वो पिक्चर है जिसमें मुसलमानों का इत्तेहाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है? मैं नहीं कह रहा, अहादीस कह रही है। ठीक है, अहादीस में लिखा है ना, कुरान शरीफ के अंदर सूरह रोम है, तो रोम जो है वो तो फिर यानी मैं जो बात ही कह रहा हूं कि क्या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही है ना उस वक्त, रोमन कैथोलिक्स जो है वो तो सल्तनत रोम टूट चुकी है, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कुस्तुनतुनिया में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां का इशारा कर रहे हैं, वहां उसकी फतह की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस आपको सबसे ज्यादा प्यूटिन नजर आता है आज की दुनिया में, रशिया में। ये अब क्या ये वो लकीर है जिसका जिक्र फिर
मलमा तक जाता है। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। इंतहाई दिलचस्प मौजू पर आप बात कर रहे हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर आपने बात की और सदर पुतिन के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और अब मुस्तकबिल में मुसलमानों के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे, उस हवाले से बात। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक पीस लिखा है खुद वॉशिंगटन पोस्ट में, और वो उसमें लिख रहे हैं कि जो बाइडेन, यानी खुद उनका अपना मजमून है जो आज के वाशिंगटन पोस्ट में छपा हुआ, वो कह रहे हैं माई ट्रिप टू यूरोप इज अबाउट अमेरिका रेलिंग द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिखा है, और इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन इज, मतलब जो ऑथर, जो राइटर हैं, वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उसके, उनके साथ खड़े होने का एक जो है वो मैसेज है, ये पैगाम है कि साथ खड़े हों। सवाल वही है कि दौरा क्यों हो रहा है, उसमें मसला क्या हल होगा, क्या उसमें बेलारूस डिस्कस होगा? ये बेलारूस वही मुल्क हैं जहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस है। मैंने कहा ना, अब इस कहानी को भी दरमियान में ले आए कि एक सदियों पुराना ताल्लुक और है, और वो ताल्लुक जो है वो ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न यूरोप और कैथोलिक वेस्टर्न यूरोप के हवाले से है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन आपको ये जो तकसीम है ये शुरू के दौर की तकसीम है। बिल्कुल जब क्रिश्चियनिटी आई है तो उसके कुछ अरसे के बाद ही जो है ये वेस्टर्न एम्पायर जो थी वो खत्म हुई, लेकिन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स रहे अपनी जगह, और आज भी मौजूद हैं और अपनी रवायात के साथ मौजूद हैं। अब इसमें इशू ये है कि अब यहां पे डिस्कस क्या होगा? क्या यहां पे बेलारूस डिस्कस होगा? नहीं। पुतिन ने 23 तारीख को वाकया हुआ, जो प्लेन वहां पे रायनेयर का उतार के, और वहां पे वो जो जर्नलिस्ट था उसको उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन पुतिन ने उसके बाद बुला के 28 और 29 तारीख को बेलारूस के प्रेसिडेंट को उन्होंने $500 मिलियन की मदद भी दे दी। उन्होंने बता दिया कि ये मैं कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सीरिया के अंदर पुतिन आए, और पुतिन साहब ने आके बशारुल असद को बचाया, और बशारुल असद को ना सिर्फ ये बचाया बल्कि हालिया अरसे में जो नेतन्याहू की हुकूमत गिरी और रात को सीज फायर हुआ, इस पर हम बात कर चुके हैं, वो इसलिए हुआ कि पुतिन ने कहा कि इससे आगे जाओगे तो ऐसा ना हो कि फिर हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि सीरिया में हम बैठे हैं। देख, गोलान के ऊपर अगर आपकी फौजें आती हैं, और ये पहले भी हम वार्न कर चुके हैं इसराइल को कि हमारे दिए हुए जहाज यहां पर इस्तेमाल ना करो सीरिया की लड़ाई में। अमेरिका के दिए हुए कर लो, किसी और के कर लो, हमारा दिए हुआ असला यूज नहीं करो। उनकी जनाब एयरबेस भी है, और उनका अब जो है वो वहां पे एक उन्होंने जमीनी अड्डा भी, बंदरगाह भी, और साथ ही एयरबेस भी डेवलप हो रही है। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा? नेटो इसलिए मैं अब जिक्र कर रहा हूं कि एक तो नेटो ये पड़ोस में से अफगानिस्तान से नेटो तो निकल रही है तेजी के साथ, अब रह गए अमेरिकन। 18,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। फौज का जिक्र तो हो रहा है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का जिक्र नहीं हो रहा कि वो 18,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जाएंगे या रहेंगे, या यहां रहेंगे किसी और सूरत में। हम तो कहते, हमें तो वो फौज नजर आ रही है ना, अमेरिकन फौज आधी चली गई, पौनी चली गई, इतनी चली गई। 18,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को छोटी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 18 नहीं 15 हैं, लेकिन यह कि 12-13 हजार से ऊपर हैं। इस पे तो आप चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें या उनके इंटरव्यूज देख लें, इससे तो तादाद ऊपर ही है। अब जनाब, अगर नेटो यहां से निकल रहा है और एक वैक्यूम में निकल रहा है, वैक्यूम के अंदर जो है, जो खला है, वो खला कभी खला नहीं रहती, खला को दूसरी फोर्सेस पुर करती हैं आके। वहां पर क्या दाइश उठेगी, क्या तालिबान, इसलिए वो जा रहे हैं कि तालिबान टेक ओवर कर लें, तो तालिबान तो उनकी मौजूदगी में भी टेक ओवर करने जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, आप रुकें, यहां पे हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कुछ मामला हो रहा है जैसे कि रशिया ने किया था 89 को, लेकिन गालिबन उस तरह हो भी नहीं रहा। मुझे यहां से अमेरिका जाता इस तरह नजर नहीं आ रहा। वो जाएगा किसी न किसी सूरत में जाएगा, तो लोग पूछेंगे आए क्यों थे। रशिया जब आया था, जो सोवियत यूनियन आया था, तो उसकी वजह थी
वो अपने इत्तेहादी हुकूमत को बचाने के लिए आया था। यहां पे सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी, यहां कम्युनिस्ट थे, उनको बचाने के लिए वो आए थे। बचाने के लिए आए तो सामने से जनाब अमेरिकन उनके साथ लड़ पड़े, और थे कौन? ये जो जहाद हुआ, इस्लामी जहाद या जो भी जवाहर साहब गए, पीछे CIA थी। तो एक वजह थी यहां आने की। क्या वजह थी अमेरिका की? क्योंकि उसकी मैं सिर्फ ये मैंने बात एक दफा पूछी, मुशर्रफ साहब से भी पूछी, और मोइनुद्दीन हैदर साहब से भी जो वजीर दाखिला थे, और वो भी ऑन एयर, उनसे भी ये बात हुई। जनरल महमूद से भी पूछी जो DGISI थे उस वक्त। और जनरल महमूद जब ये वाकया हुआ 9/11 का, तो वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, अमेरिका में थे जब 9/11 हुआ, और उनके साथ डॉक्टर मलिया लोधी उस वक्त एम्बेसडर थी, और ये शख्सियत तो वहां पर। तो जब ये वापस आए तो शुरू में ये बात हुई कि जी आपने जाकर बात करनी है तालिबान से कि हमें उसामा बिन लादेन हैंडओवर कर दें। तो उसामा बिन लादेन को हैंडओवर चूंकि नहीं किया तालिबान ने, तो जंग शुरू हो गई जी। मेरा सवाल हमेशा ये रहा कि फर्ज करें तालिबान हैंडओवर कर देते तो क्या जंग नहीं होती? क्या अमेरिका यहां नहीं आता? अमेरिका इराक में क्यों गया? तो इराक में कौन सा उसामा बिन लादेन बैठा हुआ था? ठीक, बात ये सारी कि आप पूछें कि क्या बशारुल असद से बहुत मोहब्बत थी रशिया को, पुतिन को? सीरिया, ठीक है ना। जबूती से क्या ताल्लुक है चाइना का? मतलब जबूती में रहने वाले बड़े हसीन हैं जो कि बाकी दुनिया में नहीं। तो बेस चाहिए, सूडान में बेस चाहिए, ठीक है। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, आप कहेंगे जी सोमालिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोमालिया में क्या है भाई? सोमालिया में उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। अगली जो जंगें होनी हैं वो जंगें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे होती हैं, या वो सेंट्रल एशिया में होती हैं, या वो यहां पर जो कि एक मंजर बन रहा है। ये अब यूरोप के साथ ये यूरेशिया हो गया है, और यूरेशिया एक है। लेकिन मैंने कहा ना, यूरोप की बाउंड्रीज तो कभी उधर यूरल पहाड़ों तक चली गई, तो कभी मगरबी जर्मनी की दीवार तक आ गई, तो कभी उसमें ये पोलैंड शामिल हो गया। ये और ये जो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ी बर्बादी आई है यूरोप के अंदर। कुछ अरसे के लिए लोग सांस लेते हैं कि अच्छा आज़ादी मिल गई, फिर पता चला कि दोबारा एक डिक्टेटर आ गया, फिर वो कहते हैं आज़ाद हो गए, हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गए, यूरोपीय यूनियन खत्म हो गई। मतलब एक मजाक से तमाशा। अगर आपको कहीं लेबॉर्ट्री देखनी है ना, तो लैब पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की लेबॉर्ट्री देखनी है, बरतानिया निकल गया ब्रेग्जिट से, ब्रेग्जिट से निकल गया, लेकिन ब्रेग्जिट से EU से निकल गया, नेटो में है। टर्की जो है EU में नहीं है, नेटो में है। मतलब कोई स्विट्जरलैंड जो है वो उसमें नहीं है। वो इशू ये है कि अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें अब ये यूरेशिया भी नहीं रहा, ये एफ्रो यूरेशिया बन गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो ममालिक जनूब में थे, जहां पर इटली और यानी जो उसमें थे कि यार नीचे चलो ठीक है डिक्टेटरशिप है, जैसे भी है, मैंने कल भी बात की थी, लेकिन वहां से इनखला हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा, हम किसी तरह ग्रो। अब आपको समझ में आया कि तुर्की और यूनान का झगड़ा क्यों है? जी बिल्कुल, तुर्की और यूनान का झगड़ा। अब आपको समझ आया कि उसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी भी है, उससे जजीरे नहीं है, सिर्फ जजीरे नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मजहब कहीं ना कहीं अपना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मरकज कुस्तुनतुनिया। जी देखें, बाजंतीनी एम्पायर जहां पे यूनान था और जहां पे उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया आई। तो अगर आप कहते हैं ना कि जजायर पे झगड़ा हो रहा है, सिर्फ जी वो जजीरों का झगड़ा है, वो जी गैस का मसला है, इसके पीछे पुरानी तारीख है। आप जब तक तारीख में, अब देखें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मैंने बात की ना, अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा टर्की और ग्रीस के दरमियान झगड़े की वजह और भी है। ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस के ऊपर ये दो रोमन एम्पायर टूटी थी। इनकी बुनियादी वजह ही ज़बानें, इनकी रवायात, इनका कल्चर, ये इनकी कौमों का अलग होना, तो ये अलग टूटे, और फिर और बहुत सारी मजहबी वजूहात भी। ठीक है सर एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब को गोली देने में नवाज शरीफ साहब कामयाब रहे और वो मुल्क से फरार हुए, और जिस पर वज़ीर आज़म साहब काफ़ी नाराज थे। मतलब कि आप हुकूमती वज़रा भी इस बात के शेख रशीद साहब भी आने वाले दिन बड़े अहम हैं पाकिस्तान के अंदर और खित्ते में, तो उसमें शेख रशीद साहब ऐसे ही दायरा कोई बात तो उन्होंने करनी है, इश्यूज बड़े हैं डिफरेंट। मैं जो यहाँ बात आज मैंने जितनी अहादीस बयान की हैं, ये वो हैं जो 2004 में एंड ऑफ टाइम्स में
मैं जिनका जिक्र कर चुका हूं, मैं कोई नई बात आज नहीं कर रहा। और ये वो बात है जो उसका जब दूसरा हिस्सा बनाया था, दूसरी दफ़ा बनाई थी या तीसरी दफ़ा एंड ऑफ टाइम, तो ये सारी बातें उसमें मौजूद हैं। मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं सिर्फ। एक बात इंपॉर्टेंट और वो ये है कि जो मैंने आपसे पहले बात की, मैं AFP को और राइटर्स को कोट कर रहा हूं कि विदाउट US कॉन्ट्रैक्टर्स द अफगान मिलिट्री विल लूज इट्स मेन एडवांटेज ओवर तालिबान। 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आर ड्यू टू डिपार्ट विद इन वीक्स। अभी तक 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये AFP और राइटर्स की आज की खबर है। फॉरेन ट्रूप्स अलग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अलग हैं, जिसमें ये ब्लैक वाटर और फलाना और ढमाकना ये सारे हैं, ये मौजूद हैं। दूसरी बात ये है, सिर्फ खबर, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। दूसरी खबर ये कि वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं कि इसराइल सिक्योरिटी इश्यूज रेयर वार्निंग। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई वार्निंग दी जाए। शिन बेत ने वार्निंग दी है कि 6 जनवरी के स्टाइल का वायलेंस, मॉब वायलेंस हो सकता है नेतन्याहू की रुखसती के वक्त। अभी इस हफ्ते ही नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार छोड़ना है। और इसी चीज को, इसी बात को फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अखबार, राइटर्स कह रहे हैं कि इसराइल डोमेस्टिक सिक्योरिटी वार्न्स ऑफ वायलेंस एज नेतन्याहू फेसेस अनसीटिंग। एक हदीस के ऊपर सिर्फ प्रोग्राम का इख्तिताम, नरम लहजा इख्तियार किया गया है क्रिश्चियंस के बारे में अहदीस में। और इस जगह पे जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले तमाम नसारा तुम लोगों में ज्यादा होंगे, उनमें 4 खसलतें होंगी। पहली के वो आजमाइश के दौर में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करने वाले होंगे। दूसरी के वो मुसीबत ज़दा लोगों का जद अजाला किया करेंगे। तीसरी ये कि वो तमाम लोगों में मस्कीन और कमजोर तरीन होंगे। और चौथी ये कि वो लोगों में सबसे ज्यादा बादशाहों को जुल्म करने से रोकेंगे। सही मुस्लिम। अब बात ये सारी कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस मॉस्को में बैठे हैं कई सालों से, वो नेटो को किस तरह देखते हैं, वो इस्लाम के, वो नेटो को इस तरह से देखते हैं कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन अलायंस हमारे खिलाफ, यानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के खिलाफ बना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों में मजीद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। और चंद हमारे मुल्कों पे भी कब्जा कर लिया है जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की अक्सरियत थी, उन पे भी वो मुल्क काबिज हो गए जिनको हमने दोबारा उनसे छुड़ाना है, यानी ईस्टर्न यूरोप। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।